नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे तो गांव में जाकर बीमार हो गए। आज उनका डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन इस बीमारी के डॉक्टरों के पास दवा कहां, इसलिए चेकअप के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए। इस बीच एक बड़ा खुलासा करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बम फोड़ा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से बेहद नाराज हैं। अठावले ने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रखा है कि शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो इस राजनीतिक पहेली को एक नया मोड़ दे सकता है। रामदास अठावले ने आगे कहा कि मेरा सुझाव है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया था, वैसे ही इस बार शिंदे को यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर वो यह पद संभालने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें या तो महायुति का अध्यक्ष बनना चाहिए या फिर केंद्र सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। अठावले ने कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से काफी नाराज और निराश हैं। उनके समर्थकों ने भी इस फैसले को लेकर असंतोष जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि उनके पास 132 सीटें हैं जो बहुमत के बेहद करीब हैं, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री का पद उनके पास ही रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। 5 दिसंबर को तो शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा और देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस बीच 5 दिसंबर को लेकर खबर आ रही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार बाद में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भाजपा 21 से 22 मंत्रालय अपने पास रखेगी, जबकि शिवसेना को 11 से 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं अजित पवार की एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे 16 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कटवाड़ी गांव में मंगलवार को बैलेट पेपर के जरिए एक अनौपचारिक पुनर्मतदान होने वाला था। ग्रामीणों को ईवीएम पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस सीट पर एनसीपी एसपी के उम्मीदवार को हमेशा 80% से अधिक वोट मिले, वहां पर इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को अधिक वोट मिले। गाँव वाले इसको पचा नहीं पाए और उन्होंने कहा कि वो बैलेट पेपर से खुद चुनाव करेंगे, जिसके बाद सबकी नजर इस बात पर टिक गई। लोग कहने लगे कि अगर यहाँ वोटिंग ईवीएम के उलट रही तो देश भर में तहलका मच सकता है, चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा। ये बातें सरकार और प्रशासन को भी पता थी, इसलिए उसने रात ही में गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब खबर आ रही है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गाँव वालों ने अपनी वोटिंग रोक दी है। एनसीपी एसपी के नए चुने गए विधायक उत्तम राव जानकर ने कहा है कि अधिकारियों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह कदम वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के गांव में ग्रामीणों की बैलेट पेपर से वोटिंग रोकने के लिए पुलिस उपाधीक्षक नारायण शिरगांवकर ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों और एनसीपी एसपी नेता जानकर के साथ एक विस्तृत बैठक की। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कानून की प्रक्रियाएं समझाई और ये भी चेतावनी दी कि अगर एक भी वोट डाला गया तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद एनसीपी एसपी विधायक जानकर ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ भी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने पुनर्मतदान योजना रद्द कर दी। एनसीपी एसपी नेता ने कहा कि पुलिस के साथ बैठक के बाद हमने ग्रामीणों के साथ चर्चा की। उनकी राय थी कि अगर प्रशासन मतदान नहीं होने देगा तो पुलिस और गांव वालों के बीच अराजकता और संघर्ष होगा और वोटिंग नहीं हो पाएगी। जानकर ने कहा कि पुलिस प्रशासन के रुख को देखते हुए ग्रामीणों ने मतदान प्रक्रिया को रोकने का फैसला कर लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कटवाड़ी गांव में ग्रामीण बैलेट पेपर से खुद ही वोटिंग करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हिरासत और मुकदमों की धमकी देकर गांव वालों को रोक दिया। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग का डर क्या है, यह आने वाली सरकार ने कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। ठाकरे ने कहा कि एक और झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ। दुनिया को देखना चाहिए कि भारत में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संजय राउत ने भी इस पर कहा है कि डर गए, सॉरी बेचारे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से हमारी पार्टी ने संभल पर चर्चा की मांग की है। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर चर्चा हो। अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमारी बात रखना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और भाजपा सरकार के इशारे पर यह मनमानी की जा रही है। प्रशासन का इस तरह का व्यवहार कभी देखने को नहीं मिला। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि संभल मामले में कम से कम वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जो लोग जगह जगह खोद देना या सर्वे करना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खोद देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है जिसकी वजह से भाजपा जगह जगह ये सब काम करवा रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो खोदना चाहते हैं वो देश को भी खोद देंगे, भगवान सबको बचाएगा। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जिले के सौहार्द को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनावों के दौरान विसंगतियों से ध्यान हटाने के लिए की गई थी। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बदायूं में शमसी शाही मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जमा मस्जिद शमसी मामले में अगली तारीख 10 दिसंबर पड़ी है। जानकारी के अनुसार आज बहस तोड़ ही शुरू हो पाई थी कि तब तक खत्म हो गई और अगली तारीख दे दी गई। इससे पहले इस मामले में अधिवक्ता विवेक रेंडर ने कहा कि हमारे पास सभी सबूत हैं कि विवादित संपत्ति एक हिंदू मंदिर है। हम केवल ये चाहते हैं कि प्रार्थना जो पूजा चल रही है उसमें बाधा न आए और ये जारी रहे। हमारे पास जमीन के कागजात हैं जो दिखाते हैं कि संपत्ति जामा मस्जिद नहीं है। एएसआई के अधिवक्ता ने पहले ही न्यायालय में अपने विचार रख दिए। अधिवक्ता विवेक रेंडर ने कहा यह वास्तव में नीलकंठ महादेव का मंदिर था। याचिका 2022 को दायर की गई थी। आगरा के ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वजह से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स ने मेल के जरिए ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद ही तुरंत प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं यूपी पर्यटन की उप निदेशक दीप्ति बस ने बताया है कि संदिग्ध ईमेल को आगरा पुलिस को सेंड कर दिया गया है। उस आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब ताजमहल को ऐसी धमकियां मिली हों। शरारती तत्व ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अब इस मामले में किसने ये धमकी भेजी है इसकी जांच जारी है। उपासना स्थलों की यथास्थिति वाले कानून पर तब के सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी और गोलमोल ऑर्डर से उपजे माहौल पर करण थापर से बात करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक दुष्यंत दवे बिलक पड़े, रो पड़े। इंटरव्यू के अंत में ही दुष्यंत दवे टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप उठती है और उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। रोते हुए वो कहते हैं कि इस बारे में सोचते सोचते मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वो कहते हैं कि मैं अपने देश को लेकर चिंतित हूँ। आप नहीं जानते कि इसका मुझ पर कितना असर हो रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर इसका कितना असर पड़ रहा होगा। यह वास्तव में दुखद है। ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों नहीं इस देश में हर कोई खड़ा होना चाहता है और इस बकवास से लड़ना चाहता है। वरिष्ठ वकील कहते हैं कि आज का इतिहास जब लिखा जाएगा 500 साल बाद लोग कहेंगे आज के हिंदुस्तानी क्रूर थे। न्यायपालिका तलवार नहीं कानून की मदद से धार्मिक स्थलों को तोड़ रही थी। बाबर औरंगजेब का बदला आज के मुसलमानों से नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने देश के साथ अच्छा नहीं किया। बतौर चीफ जस्टिस उनके फैसलों ने देश को हमेशा के लिए सांप्रदायिक दंगों की भट्टी पर चढ़ा दिया। जिस ईश्वरीय शक्ति के दम पर इन्होंने तमाम जरूरी मुद्दों पर फैसले सुनाए वो उनकी हिंदू आइडेंटिटी से मेल खाने वाले निकले। संभल की दोषी यूपी पुलिस बाद में है, पहले चंद्रचूड़ है। ये दीगर है कि हम सब कभी नहीं जान पाएंगे कि पूजा स्थल अधिनियम को लेकर जो कुछ उन्होंने किया वो किसके दबाव में था। बिल गेट्स का हाल ही में एक रीड हॉफमैन के साथ हुआ पॉडकास्ट बहुत चर्चा में रहा। हालांकि इस पॉडकास्ट में गेट्स ने भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे भारतीय नाराज हो गए। उन्होंने भारत को एक तरह की प्रयोगशाला बता दिया।
बिल गेट्स ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। ये बहुत संभावना है कि अब से 20 साल बाद लोग बेहतर होंगे, लेकिन ये चीजों को आजमाने के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है, जिसे जब आप भारत में साबित कर देंगे तो आप अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि भारत में टेस्ट करो और टेस्ट सफल हो तो उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में लागू किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बिल गेट्स का कहना है कि वो हम पर नई दवाओं का परीक्षण करने के लिए भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करते हैं और हमारी सरकार इस व्यक्ति और उसकी संस्थाओं को हमें गिनी पिग के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। चौंकाने वाला और शर्मनाक है। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अभी 1 महीने तक जेल में ही रहना होगा। बांग्लादेश की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने के लिए टाल दी है। दरअसल मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के लिए कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इससे पहले इस्कॉन ने दावा किया था कि चिन्मय कृष्णदास का बचाव करने वाले एक बांग्लादेशी वकील पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वो आईसीयू में भर्ती हैं। इस हमले के बाद मंगलवार को वकीलों ने जमानत की सुनवाई के दौरान पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चटगांव अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 2 जनवरी 2025 तय की है। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये के खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ये अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे। सोमवार को वामपंथी सांसद एलेक्सिस कार्बिये ने संसद में कहा कि बर्निये का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मिशेल बर्निये सितंबर की शुरुआत में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। बर्निये दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इजरायल ने कहा है कि उन्होंने सोमवार शाम को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली पोस्ट पर गोले दागे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पिछले हफ्ते हुए युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के 2 गांवों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा है कि उन्होंने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।